हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश मज़े में होंगे। अल्लाह ताला सलामत रखे। टुडे इज़ 22 ऑफ जुलाई और गिलगित के मौसम के हालात ऐसे हैं जो ये बारिश आपको नज़र आ रही है और मुल्क में बाकी बहुत सी जगहों पे ऐसे ही मामला होंगे। गिलगित में हमारे पास ना वेदर की वजह से नेटवर्क कंडीशंस जो है ना वो बहुत वल्नरेबल होती हैं और आज सुबह भी बड़ी एक नाखुशगवार न्यूज़ आई है कि चिल्लास और बाबूसर वाले पैच पे कल भी वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था और कोई इशू था वहाँ पे, काफ़ी नुकसान हुआ है, जानी और माली नुकसान हुआ लोगों का। और आज सुबह क्लाउड बर्स्ट हुआ है समवेयर नियर चिल्लास और इंटरनेट वो चिल्लास वाले पार्ट में जो प्रॉब्लम हुई है उसकी वजह से पूरे गिलगित की जीबी की कनेक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब है, तो कोई न्यूज़ प्रॉपर आ नहीं पा रही थी। दुआ ये है कि अल्लाह ताला जो भी लोग अफेक्ट हुए हैं उनको अपनी हिफाजत में रखे, जो ज़ख्मी हैं उन्हें सेहतियाबी नसीब फरमाए, जाने वालों को सब्र नसीब फरमाए, उनके लवाकिन को। तो ये बड़ी हमारे लिए अनफॉर्चुनेट बात है। हमारे मुल्क में क्लाइमेटिक चेंजेस जो है ना, ये हमें तो पहले से ही पता था कि जी 2025 में बेशुमार वार्निंग्स थी, लेकिन हमारी नाअहली और नाकामी है कि हमारी तैयारी उस लेवल की नहीं होती, जो प्रिकॉशंस होनी चाहिए वो नहीं होती। और दूसरा ये है कि कुछ कुदरती आफात है कि पूरी दुनिया का खमियाजा है जो हम सब मिल के भुगत रहे हैं। तो मेरे काफ़ी ट्रैवल प्लान्स थे, उन्जा, स्कर्दू, गिज़र, अलग अलग इन जगहों के प्लान्स थे, लेकिन वेदर की वजह से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो मैं भी आराम से सब्र करके बैठा हुआ हूँ क्योंकि इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन के फोरकास्ट इस वक्त जो है ना वो बहुत अनप्रडिक्टेबल है, आप उसके ऊपर रिलाई करके नहीं चल सकते। तो बेहतर है कि सब्र कर लें, ये चीज़ें कुछ दिनों में क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करें। फॉर नाउ मैं भी ज़रा बाहर जा रहा हूँ गिलगित में। आजकल मेरी यही एक्टिविटी है, दोस्तों से यहाँ के मिल रहा हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ की कम्युनिटी के साथ। रात को बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, कॉफ़ी प्लेसेस आर गुड। तो गाइस, मैं अभी आया हूँ जीबी के ना पहले खूबसूरत और बड़े मॉडर्न टेक्टिकल आर्म स्टोर में और मुझे यहाँ पे लेके आए हैं शहरियार भाई। शहरियार भाई हमारे बड़े इंटरेस्टिंग दोस्त हैं गिलगित में, इनसे आपको भी मिलवाते हैं। मैं तो जब से इनसे मिला हूँ ना, हम लोग डेली इन्हें तकलीफ़ दे रहे हैं। ही इज़ सच एन इंटरेस्टिंग गाय, आउटडोर्स, हंटिंग, इन सारी चीज़ों में इनकी बड़ी पुरानी फैमिली लेगेसी भी है। ये सामने शहरियार भाई हैं। हाय भाई। और शहरियार भाई हमें लेके आए हैं मिनहाजुद्दीन भाई के स्टोर के ऊपर एंड ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ वेरी रिनाउंड एंड स्किल्ड हंटर्स ऑफ द रीजन। और इन्होंने हंटिंग का इनका माशाल्लाह ऐसा शौक़ था, ये देखें इन्होंने पूरा स्टोरी बना दिया है। आपको पता है मैं ना हंटिंग को बड़ा इंस्पायर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह जल्द इस काम में ना इस पंगे में पढ़ने भी वाला हूँ। तो हंटिंग के कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस भी लेते हैं और स्टोर का भी ज़रा आपको टूर कराते हैं कि क्या क्या इनके पास है। जब हमने शिकार शुरू किया तो मतलब ना हमें गोलियां मिलती थी, ना कोई नई बंदूक मिलती थी। बड़ी मुश्किलात आती थी। और इसी तरह मेरे जैसे हमारे लोकल जो शिकारी हैं सारे, क्योंकि पूरा जीबी जो है वो शिकार वाला एरिया है, तो सबके लिए ये मसाइल थे। तो इसलिए फिर मैंने ये बड़ा सोचा, फिर मैंने इन्वेस्टमेंट की, कंस्ट्रक्शन कराई, एक लाइसेंस लिया और फिर मतलब ये कंस्ट्रक्शन की और फिर मैं ये वेपन लेके आया ताकि शिकारियों को कोई मसाइल ना हो, ताकि उनको इम्पोर्टेड गने, इम्पोर्टेड गोलियाँ, सारी चीज़ें मिलें। और कौन कौन से ब्रांड्स हैं? मेरे पास तकरीबन शॉटगन में तो तकरीबन तुर्की, रशिया और इटली की हैं। और राइफ़ल्स जो हैं मेरे पास सीजेड की, रशिया की और तुर्की और यूएसए की। फिर इटालियन मेरे पास हैं, ये थोड़ी एक्सपेंसिव है। अच्छा, ये वाली राइफ़ल, ये शॉटगन जो है ठीक है। आरएफएम की है, हैंडमेड है। और फिर राइफ़ल आ गई, राइफ़लें तो इसकी क्या प्राइस है? इसकी 16 लाख रुपए हैं। ये 4.5 लाख की है। फिर वाली? जी जी, ये 3 लाख की है। इस तरह ये ये कौन सा ब्रांड है 280। ये यल्दीज़ तुर्की की है। ये 88 तुर्की की है। ठीक है। ये भी यल्दीज़ की है। फिर इसी तरह मतलब ये कम 1,20,000 से स्टार्ट होती हैं, तकरीबन 280 तक ये शॉटगनें हैं। फिर डबल बैरल थोड़ी महंगी है ठीक है। और राइफ़लें फिर मुख्तलिफ़ रेटों की हैं। और फिर असल्ट राइफ़लें हैं सेल्फ़ डिफेंस की। और पिस्टल मेरे पास तकरीबन हर मुल्क के सॉल्ट हैं। जो है वो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस के लिए लोग शौक़ रखते हैं, उनको लाइसेंस मिल जाता है इनके, क्योंकि ये एनबीपी नॉन प्रोबेटेड कैलिबर्स में हैं और इनमें फुल ऑटो नहीं होता और ये पिस्टल्स भी उसी कैटेगरी में आते हैं। हैंडगन्स चाइना और तुर्की, ब्राज़ील के हैं, रशिया के हैं, अमेरिकन हैं। माशाल्लाह काफ़ी इन्वेंटरी है आपके पास। जी, अभी कम हो गई है, अभी हमने जाना है। फिर इनसे इसके रिलेटेड जो है ना, इनके एसेसरीज़ या गोलियां जो हैं वो भी सारी इंपोर्टेड हमने लाई हुई हैं, क्योंकि हमारे जीबी के लोग जाके पंजाब या केपी से लेते थे। अच्छा। तो अब वो आना स्टार्ट हो गए हैं कि उनको ये फैसिलिटी यहाँ पे मिल रही है। मतलब उन ब्रांड्स की गोलियाँ और जो है ना गने, शॉटगने, राइफ़ल्स के जो कार्टेजेस है वो
एमुनेशन है वो सारा इधर मिल रहा है। इसके अलावा फिशिंग वगैरह का फ़िशिंग हमने ऐड करनी है, फ़िशिंग और हाइकिंग हमने ऐड करनी है इसमें कि ताकि मतलब हंटिंग के अलावा भी जो लोग अभी पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं उनको जूतों की ज़रूरत होती है, उनको आउटफिट्स की ज़रूरत होती है। अच्छा, और चीज़ें बैग्स वगैरह ये चीज़ें हमने ऐड करनी है। तो अभी ऐसे है कि बारिश हो रही थी कुछ देर पहले और अभी फ़िलहाल बिल्कुल रुक गई है। तो डे लाइट सूरज नज़र आ रहा है, बादल बादल हैं, लेकिन फ़िलहाल तो रुकी हुई है। अब 2 घंटे हैं अभी ये मगरिब में, तो क्यों ना कहीं निकला जाए, देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। दूसरा काम है कि दोनों गाड़ियों को वॉश करवाना था। वैसे तो बारिश ऊपर से हुई जा रही है, लेकिन नीचे से वॉश करवाना था, कैंपर को भी और क्रूज़र को। वो वाला काम भी किया जा सकता है। जो अभी हम थोड़ा सा गन्स को, एम्यूनिशन को और हंटिंग को डिस्कस कर रहे थे, उसके लिए मैं थोड़ी सी मज़ीद इन्फॉर्मेशन ज़रा साथ ऐड भी कर दूँगा, क्योंकि अक्सर लोग ना हंटिंग का जहाँ लफ्ज़ भी आता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं कि ओ ये क्या ऐसे वैसे। तो हंटिंग के अंदर 2 तरह के काम होते हैं। एक होती है जी ट्रॉफ़ी हंटिंग, जो प्रॉपर किसी सिस्टम मैकेनिज़्म के तहत की जा रही होती है, और that basically is beneficial for wildlife, for community, for all the conservation thing. दूसरी होती है जो पोचिंग होती है, जो गैर ज़िम्मेदार होती है और इलीगल एक्टिविटी होती है। तो वो जहाँ पे भी पूरे पाकिस्तान में हो या पूरी दुनिया में हो, पोचिंग वो बहुत गलत चीज़ होती है, और वो जानवरों को एक अनएथिकल तरीके से, इमोरल तरीके से मारा जाता है, और उनकी स्पीशीज़ जो है ना इन रिज़ल्ट इंडेंजर्ड हो जाती है। और ट्रॉफ़ी हंटिंग जो लोग नहीं जानते, मैं थोड़ा सा इसको ज़रा गाइड कर देता हूँ, गलत ना लोग समझ जाए। मैंने आगे भी हंटिंग को बहुत डिस्कस करना है, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई। अभी मैंने आपको शहरियार भाई का इंट्रोडक्शन कराया, तो इनकी जो कंपनी है वो ट्रॉफ़ी हंटिंग के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक पायोनियर है और एक नाम है। उनके पास पूरी दुनिया से लोग ट्रॉफ़ी हंटिंग के लिए आते हैं, और वो GB के अंदर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर उनको हंटिंग जो है उनके लिए हंट्स अरेंज और डिज़ाइन करते हैं। तो ट्रॉफ़ी हंटिंग बेसिकली ये होती है, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर हंटिंग के अंदर एक लीगल वे ऑफ हंटिंग है, जिसके तहत एक हंटर को इजाज़त मिलती है, वो जिन स्पीशीज़ में इंटरेस्टेड है हंट करने में, उनका हंट कर पाते हैं। किस तरह से कि जानवरों की जो कंजर्वेशन का काम हो रहा होता है, चाहे वो गवर्नमेंट कर रही हो या वो कोई कम्युनिटी कर रही हो। जैसे GB के अंदर कम्युनिटी और गवर्नमेंट मिल के मुख्तलिफ इन्होंने कंजर्वेशंस बनाई हुई हैं। तो कंजर्वेशन वो एरिया होता है, वहाँ पे उनको पता होता है कि यहाँ पे इस जानवर की, इस स्पीशी की इतनी तादाद है, इसकी वो हिफाजत करते हैं, उसको सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसकी वो ब्रीडिंग को इंश्योर करते हैं कि वो सेफ्टी सिक्योरिटी से वो पूरी चलती रहे। उसके बाद जब एक ख़ास हद से, ख़ास तादाद से उसकी तजावज़ कर जाती है ना क्वांटिटी, तो वो इशू करते हैं परमिट कि आप स्पेसिफिक इन पैरामीटर्स के ऊपर जाके ऐसे ऐसे जानवरों को हंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो बूढ़े हों, जो एजेड हो गए हों, रिटायरमेंट के करीब हों, तो उन्होंने मोर और लेस वैसे भी दुनिया से जाना ही है। तो उनको क्या है कि सम टाइम्स ऐसे होता है जैसे पुराने जानवर जो जिनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है ना, अब देखें इकोसिस्टम हर चीज़ का ना एक बैलेंस के ऊपर चल रहा होता है। उसमें अगर किसी चीज़ की तादाद कम होती है तब भी मसला होता है, तादाद ज़्यादा होती है तब भी मसला होता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ कम्युनिटी क्या करती है कि जो सरप्लस होता है उसको वो अलाउ करते हैं ट्रॉफ़ी हंटिंग के लिए, और जब वो हंटिंग के अंदर चला जाता है तो ट्रॉफ़ी हंटिंग में उन जानवरों की स्पीशीज़ की वैल्यू के मुताबिक उनकी एक प्राइस रखी जाती है। तो उस प्राइस से हंटर आता है, वो प्राइस पे करता है, और वो पैसे फिर कम्युनिटी को और गवर्नमेंट को जो उस कंजर्वेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं उन्हें मिलते हैं। इन रिज़ल्ट उनके पास रिसोर्स आ जाता है और वो उस रिसोर्स से बेहतर तरीके से आगे की कंजर्वेशन करने में कामयाब होते हैं। तो पाकिस्तान GB के अंदर इस तरह से शिकार होता है कि जी यहाँ पे मुख्तलिफ जो है ना वो कंजर्वेशंस बनी हुई हैं, जिसमें 80% जो है ना वो रिसोर्स कम्युनिटी के पास जाता है, 20% गवर्नमेंट के पास जाता है। और जब अब क्या होगा कि अभी हंटिंग का सीज़न आना है जी, आप समझें कि अक्टूबर में इसकी ऑक्शन शुरू होगी, जो परमिट्स निकलने उसकी ऑक्शन होगी। उसके बाद फिर नवंबर दिसंबर इज़ द हंटिंग सीज़न। तो अक्टूबर में आपके तकरीबन 85 जो है परमिट्स निकलेंगे आइबेक्स के, उसके बाद 4 सिर्फ निकलेंगे मारखोर के, और 4 से कुछ ज़्यादा होते हैं जो ब्लू शीप के निकलते हैं। अब मारखोर जो है उसकी फ़िलहाल तादाद काफ़ी कम हो गई है, इसलिए उसका नंबर सिर्फ 4 के ऊपर आ गया। आइबेक्स की तादाद जो है ना वो सेफ़ जोन में, इसलिए उसकी जो परमिट्स हैं वो 85 उनकी तादाद है। इसके अंदर फिर कुछ फॉरनर्स के लिए होते हैं, कुछ पाकिस्तानी लोकल्स के लिए होते हैं, कुछ GB के लोकल्स के लिए भी होते हैं। मारखोर की जो ट्रॉफ़ी की प्राइस निकलती है, आई थिंक लास्ट ईयर उसका था तकरीबन $1,76,000, और हर साल ऑक्शन होती है तो प्राइस डिफरेंट निकलेगी। तो मोर और लेस आप समझ लें 5-5.25 करोड़ रुपए का एक परमिट निकलेगा, और 4 मारखोर
अलाउ है। तो मारखोर समझने के एक इंतहाई कोई नायाब तरीन और क्या मैं उसकी जानवर की मैं सुनता हूँ ना खसूसियात तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ। इट्स अ वेरी हाई एल्टीट्यूड एनिमल एंड इट जस्ट लाइक टोटली वो जो टॉप्स के ऊपर हर्ब्स होते हैं जो इटसेल्फ बड़े एग्जॉटिक प्लांट्स हैं उन पे वो फीड करता है और उसकी जो ज़िंदगी और उसकी जो वो करैक्टरिस्टिक है क्या वो लाइफ गुजारता है इतने हाई एल्टीट्यूड के ऊपर। तो खैर अल्लाह ताला की ये सारी नेमतें हैं। इसके अलावा जो है आईबेक्स है, आईबेक्स तकरीबन उसका 12 या 15 हज़ार डॉलर है गालिबन, और जो ब्लू शीप है उसका तकरीबन 35,000 डॉलर होता है। अगेन 1 करोड़ प्लस हो जाएगा वो भी। तो पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए जो है वो 7 लाख प्लस होता है आईबेक्स का। हर इलाके का परमिट अलग है, क्या आपने जी जुटियाल में करना है तो वहाँ का ये है, दन्योर में करना है तो वहाँ का ये है, हर परमिट की अलग ऑप्शन होती है। अब इंशाल्लाह इसमें इस साल जो है ना कदम रखना शुरू करेंगे। पहले कदम रख के फिशिंग से ना शुरू करें, ट्राउट से पहला जो है बिगिनर लेवल वहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या मैंने हंटिंग करने जा रहे थे आप हंट हो गए। मैंने आपको बताया था कि इस घर में ना वाइल्ड बीज की बहुत ज़्यादा कसीर तादाद है। जम गफ़ीर आवाम का यहाँ पे जम गफ़ीर है चारों तरफ। 3 अटैक पहले हुए, आज चौथा अटैक हुआ। चौथा अटैक में मक्खी ने ये किया कि उसने मेरे जब वो आके हथेली पे बैठी है ना, एक डंग, दूसरी जगह, तीसरी जगह, उसने 3 जगह मुझे डंग मारा है ये हाथ पे। वैसे तो मैं फ़ौरन इसके ऊपर मिट्टी का तेल लगा लेता हूँ, अगर ना लगाया था तो अभी तक तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना था, लेकिन स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ से सूज गया है। और यहाँ से रिस्ट के ऊपर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो हम निकालने लगे थे कैंपर, और कैंपर जो है वो चलता है इस हाथ से। सारा लेफ़्ट गियर है ना कैंपर का, तो मैनुअल ट्रांसमिशन, सारा ये सीन है। तो हालात जो हैं वो कैसे हैं हम आपको दिखाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गुड मॉर्निंग, सनी डे, क्लियर स्काई इन गिलगित। और उसके अलावा ये है जनाब हमारी सिचुएशन। ये है हमारा राइट हैंड एंड दिस इज़ अ लेफ़्ट हैंड। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मौसम के जो हालात हैं ना वो बड़ी अजीब व गरीब होते जा रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कल 22 थी, शायद आज 23 तारीख है, अभी मैं डेट भी चेक करता हूँ। तो आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स, फ़ोन्स, मैसेजेस कि यार गिलगित के हालात कैसे हैं, गिलगित में क्या हो रहा है। क्योंकि वो जो चिल्लास वाली न्यूज़ आई है ना जब मीडिया पे, तो वो ज़ाहिर है दिल दहला देने वाली ख़बरें थी। और उसके साथ फिर मीडिया पे गिलगित का भी कि गिलगित में ही ऐसे हुआ, हालांकि वो चीज़ चिल्लास में हुई थी। अब मैं ख़ुद किसी भी न्यूज़ को कोट नहीं कर सकता क्योंकि हमारा अपना इंटरनेट डिस्टर्ब है, हमारा अपना नेटवर्क कनेक्शन सारा कुछ डिस्टर्ब हुआ हुआ उसी चिल्लास वाले पार्ट की वजह से, क्योंकि इंटरनेट जो है ना वो फाइबर केबल वहाँ से सुनना डिस्टर्ब हुई थी। अब ना अपने सारे सर्कल से इस टाइम पे कनेक्शन है, ना न्यूज़ प्रॉपर आ रही है। लेकिन एज ऑफ नाउ गिलगित के अंदर अभी तक जब से बारिशों का सिलसिला हुआ है, गिलगित के अंदर कोई मसला नहीं। गिलगित इज़ ऑल सेफ, साउंड एंड सिक्योर। और दुआ कोशिश है अल्लाह ताला बाकी सब जगहों को भी महफूज रखे। और नेटवर्क ना होने की वजह से ही कोई भी कंटेंट अपलोड नहीं हो पा रहा। ये वीडियो भी मुझे नहीं पता अभी आज अपलोड हो पाएगी, नहीं होगी, या कल अपलोड हो सकेगी। शॉर्ट फॉर्म आपने देखा पिछले 1 हफ्ते से फुल कंसिस्टेंसी के साथ आ रहा था, लेकिन अभी वो भी तसलसल टूट गया। ट्रिप्स का आप लोग डेली पूछते हैं, लेकिन इंतज़ार वही बात है ना मौसम का है। मीनवाइल मैंने तब तक एक और एक्टिविटी सोची है जो मैं आज से इंशाल्लाह स्टार्ट करता हूँ कि मैं थोड़ा सा आपके लिए ना कार कंटेंट डॉक्यूमेंट करने लगा हूँ, जो कि मेरे लिए खुद एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, और मुझे तो इस चीज़ का हर वक्त बहाना चाहिए होता है। तो आई टेक आउट सम इंटरेस्टिंग कार्स फॉर अ टेस्ट ड्राइव ऑन इंटरेस्टिंग रोड्स। KKH के ऊपर गाड़ी लेके निकलना, उसके इंप्रेशंस रिकॉर्ड करना, रॉ एंड ओरिजिनल एंड नेचुरल, तो वो कितने मज़े की फील होगी ना। तो आज मेरा ख्याल है हम इसको स्टार्ट करते हैं इवनिंग में। इवन दो कि आप लैंड क्रूज़र के लिए भी डिस्कशन का बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि मैंने शुरू में तो 100 सीरीज़ 200 सीरीज़ पर डिस्कशन की हुई है, बट आफ्टर यूजिंग इट फॉर 4 कंसेक्टिव ईयर्स, और उसका जो अब मेरे पास नॉलेज या ओपिनियंस है मेरे इस गाड़ी के बारे में, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो आज फ़िलहाल क्रूज़र नहीं लेके निकलेंगे, आज कोई और गाड़ी लेके निकलते हैं शाम को KKH के ऊपर, और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये हमारा इंतज़ार भी है और माशाल्लाह से नाश्ता शुरू करने लगे हैं। लेकिन जो नाश्ता में दिखाने वाली चीज़ है ना, दिस इज़ चिल ठंडा फ्रेश एप्रिकॉट जूस है।
और एप्रिकॉट से याद आया, फ़िलहाल हम फ्रूट्स तो इंजॉय करें, लेकिन कल मुझे सईद भाई ने, मुल्तान से हमारे दोस्त हैं, उन्होंने आम भिजवाए थे। और कसम से अभी तक इस सीज़न में मैंने जो आम खाए हैं ना, सबसे बेहतरीन और जायकेदार आम वो थे। सईद भाई आपका बड़ा शुक्रिया, आपके खलूस का, मोहब्बत का सर कमाल हो गया। तो ट्रिप्स तो चलते रहेंगे भाई, मगर इस व्यू के साथ ये चीज़ इंजॉय करना कोई मसला नहीं है। आई डोंट माइंड वेटिंग ना। मज़े की बात आपको बताऊँ, नाश्ता हमने कर लिया, लेकिन एन मौके पे जब चाय बननी थी नाश्ते के बाद, तो हमारी गैस ख़त्म हो गई सिलेंडर पे। हमारे पास 3 सिलेंडर हैं, पहले एक बार ख़त्म हुआ था दूसरा, लेकिन इस टाइम पे तीनों ख़त्म हो चुके थे। और बेगम मेरी का मूड ही ख़राब हो गया कि अब चाय नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा हम अब इतने भी गए गुजरे नहीं है कि चाय का इंतज़ाम ना कर सकें। तो मैंने मिस्टर अनोनिमस से कहा कि बाहर पत्थर रखें, बीच में हम रखते हैं लकड़ी, और पतीला मैं ले आया हूँ बाहर। चाय क्या, हमें तो पूरा खाना भी बना सकते हैं। लकड़ी भी हमारे पास पड़ी है, पत्थर भी पड़े हैं, सामान भी पड़ा है। कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा सब्र और इंतज़ार। हाजिर है 5 स्टार चाय सर्विस।